जब कोई इंसान अचानक अजीब हरकतें शुरू कर देता है, हर पर्सनैलिटी दूसरे से अलग है। अपनी आवाज़, हैंडराइटिंग, आर्ट स्टाइल और अपनी मेमोरीज। ये कहानी एक ऐसे जुल्म की है जो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कभी गुस्से में आ जाती थी, कभी इतनी फ्रेंडली हो जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कि बच्चे को इतना ट्रॉमेटाइज करो कि उसका माइंड स्प्लिट हो जाए। उसको समझ आया कि वो पागल नहीं है, वो एक सर्वाइवर है। I believe that Kim's asleep, so she just disappeared. कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपको हर चीज़ पे सवाल उठाने पे मजबूर कर देती हैं। जब कोई इंसान अचानक अजीब हरकतें शुरू कर देता है, उसकी पर्सनैलिटी या बिहेवियर में एकदम तब्दीली आने लगती है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि इस पे जिन का साया या किसी बदरू का असर हो गया। लेकिन सोचिए, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के हर केस में ये सुपरनेचुरल बीइंग जिम्मेदार ना हो और असल में ये सिर्फ कोई मेंटल इलनेस हो। इसी तरह की एक कहानी किम नोबल की है, एक ब्रिटिश औरत जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी DID। इस मेंटल कंडीशन में इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती हैं और किम के केस में 100 से भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। The main ones are Ken, MJ, Rhea, Salome, Bonnie, Hayley. इस वीडियो में हम किम की असल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, उसका बचपन, उस पे होने वाला अब्यूज़, उसका ब्रेकडाउन और फिर आर्ट के ज़रिए उसका सर्वाइवल। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये कहानी हर इंसान को क्या लेसन सिखाती है। किम नोबल 1960 में UK में पैदा हुई। ऊपर से तो वो एक डिस्टर्ब लड़की लगती थी, लेकिन किसी को उसकी असल प्रॉब्लम का अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई, वो ब्लैकआउट होने लगी। शी स्टार्टेड लूजिंग टाइम। एक लम्हे वो सुबह अपने कमरे में बैठी होती थी और दूसरे लम्हे शाम में उसको होश आता था। कपड़े बदले हुए होते थे, लेकिन याद नहीं कि कब चेंज किए हैं। I was having a glass of wine, I'd disappear. Somebody else would then take over the body. When I came back, I had the rest of the glass of wine or got another one. डॉक्टर्स को तो पहले उसकी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। उसे मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया, मगर कोई ट्रीटमेंट उस पर काम नहीं कर रहा था। उसका बिहेवियर अजीब था। कभी बच्चों की तरह बात करती थी, कभी गुस्से में आ जाती थी, कभी इतनी फ्रेंडली हो जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इवन कि उसकी हैंडराइटिंग और बात करने का लहजा भी अचानक बदलने लग जाता था। किम की फैमिली भी कंफ्यूज थी और डॉक्टर्स भी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि असल में उसके अंदर एक नहीं कई शख्स रहते हैं। किम के अंदर 100 से भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। ये सिर्फ उसके जहन में आवाज़ें नहीं हैं, ये इंटायरली सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं। इनमें से कुछ मेल्स भी हैं और कुछ बच्चे भी। कुछ तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और कुछ डीपली रिलीजियस हैं। इनमें से एक पर्सनैलिटी का नाम पैट्रिशिया है, जो ज़्यादातर वक्त किम की बॉडी में एक्टिव रहती है और अक्सर मीडिया इंटरव्यूज़ भी यही देती है। रिया प्रैट एक टीनेज पर्सनैलिटी है जो अपने आर्ट में ब्रूटल अब्यूज़ सीन्स बनाती है। बोनी एक मासूम सी होपफुल पर्सनैलिटी है जो नेचर और लाइट को पेंट करती है। आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप 100 अनजान लोगों के साथ एक ही घर में रहते हो और वो घर आपकी अपनी बॉडी है। This body belongs to Kim Noble and we share it. लेकिन ये पर्सनैलिटीज़ रैंडमली नहीं आई। हर पर्सनैलिटी किसी न किसी ट्रॉमा के बाद बनी, जिसे किम की कोर पर्सनैलिटी सह नहीं सकती थी। और जैसे ही हम इसके ट्रॉमा से पर्दा उठाना शुरू करेंगे, किम के माजी के खौफनाक चीज़ें भी सामने आने लग जाएंगी। DID ज़्यादातर बचपन में होता है, तकरीबन 6 से 9 साल की उम्र में, क्योंकि ये वही एज है जब बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। और ऐसे टाइम पे जब वो बच्चा एक्सट्रीम और रिपीटेड फिजिकल और इमोशनल तशद्दुद से गुजरता है, तो वो हर टाइम खौफ में रहता है और खुद को बेबस महसूस करता है। क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती और इतने एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस वो हैंडल नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग सर्वाइव करने के लिए उस तकलीफ या दर्द को मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ में डिवाइड कर देता है। मसलन एक पर्सनैलिटी उस दर्द को कैरी करती है, दूसरी पर्सनैलिटी उस तशद्दुद को याद रखती है और कोई तीसरी पर्सनैलिटी रोज़मर्रा के मालूमात या खुशगवार यादों को होल्ड करती है। ये तमाम पर्सनैलिटीज़ मिलकर उस बच्चे को ज़िंदा रहने में हेल्प करती हैं और मुख्तलिफ मौक़ों या मुख्तलिफ इमोशनल स्टेट्स के हिसाब से एक्टिव हो जाती हैं। और किम का भी सिमिलर केस था। किम के इंटरव्यूज़, थेरेपी सेशन और उसकी अपनी किताब ऑल ऑफ मी में किम ने जिक्र किया है उस पे बचपन से ही सिस्टमेटिक अब्यूज़ किया गया है। किम की कुछ पर्सनैलिटीज़, स्पेशली रिया प्रैट, अपने आर्ट में खौफनाक अब्यूज़ सीन्स पेंट करती है।
थेरेपी सेशन और उसकी पर्सनैलिटीज़ की इंटरनल कम्युनिकेशन ने यह बताया है कि किम बचपन में एक चाइल्ड अब्यूज़ नेटवर्क में फंस गई थी। उधर उसे रेप किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, छोटी अलमारियों में बंद कर दिया जाता था और जान से मारने की धमकियाँ दी जाती थी। और ये सब कुछ जानबूझ के करते थे कि बच्चे को इतना ट्रॉमेटाइज करो कि उसका माइंड स्प्लिट हो जाए और वो याद भी ना रख पाए कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। And what are some of your first memories of your childhood? इस कांस्टेंट ड्रामा के रिजल्ट में किम का जहन टूटने लग गया। हर नाकाबिले बर्दाश्त लम्हा एक नई पर्सनैलिटी को दे दिया गया। ये माइंड की आखिरी डेस्परेट कोशिश होती है सरवाइव करने के लिए। फाइनली किम की मुलाकात डॉक्टर वैलेरी सीनसन से हुई, जो DID और ट्रॉमा की स्पेशलिस्ट थी। थेरेपी के दौरान डॉक्टर वैलेरी ने देखा कि ये पर्सनैलिटीज़ असल में अलग अलग लोग हैं। हर एक की हैंडराइटिंग, आवाज़ और मेमोरीज दूसरी पर्सनैलिटी से डिफरेंट है। Her name is Salome. Hi, Dawn. Nice to meet you. I am the one that keeps the house running, pays the bills. थेरेपीज़ के ज़रिए किम ने अपनी पर्सनैलिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड करना शुरू किया। उसको समझ आया कि वो पागल नहीं है, वो एक सर्वाइवर है। किम की वो पर्सनैलिटीज़ जो आर्टिस्ट हैं, उनमें से हर एक का आर्ट स्टाइल दूसरे से मुख्तलिफ है। बॉनी ब्राइट एंड कलरफुल आर्ट बनाती है, रिया डिस्टर्बिंग डार्क सीन्स ड्रॉ करती है और एनन मजहबी पेंटिंग्स बनाती है। किसी भी एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी की पेंटिंग्स याद नहीं रहती। जब पेट्रिशिया किसी और की पेंटिंग देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये किधर से उसके घर में आ गई है, लेकिन इसी चीज़ ने तो दुनिया की तवज्जो उसके आर्ट की तरफ दिलवाई। जब एक गैलरी में किम के आर्ट को शोकेस किया गया तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि ये किम के ट्रॉमा और हीलिंग की विजुअल डायरीज हैं। टेट मॉडर्न जैसे इंस्टीट्यूशन ने किम के काम को डिस्प्ले किया। इंटरनेशनल मीडिया उसके इंटरव्यूज़ लेना चाहता था, मगर उनमें से ज़्यादातर आर्टवर्क्स के बारे में किम को कुछ भी याद नहीं था। आर्ट किम को उसकी दूसरी पर्सनैलिटीज़ के साथ जोड़ने का ज़रिया बना। आर्ट ने उसको वो आवाज़ दी जो कभी उसे बचपन में नहीं मिली, और इन्हीं पेंटिंग्स के ज़रिए दुनिया ने पहली बार किम को मुकम्मल देखा, फॉर हु शी ट्रूली वॉज। आज भी किम एक कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी गुजार रही है। कैबिनेट्स पे लेबल लगाती है ताकि दूसरी पर्सनैलिटीज़ को पता लग सके कि किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। कभी कभी वो ऐसे वॉइस मैसेजेस देखती है जो उसको याद भी नहीं होते उसने कब रिकॉर्ड किए थे। वैसे तो DID का कोई इलाज नहीं है, मगर एक पॉसिबिलिटी है जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सनैलिटीज़ को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, मगर ये प्रोसेस हर एक पे असर नहीं करता। और किम का अपना गोल भी इंटीग्रेशन नहीं बल्कि को कॉन्शियसनेस है, यानी पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे से अवेयर हों और मिलकर काम करें। किम ने इस बीमारी के होते हुए एक बेटी की भी परवरिश की है। अगर हम सोचें तो ऐसे इंसान के लिए जिसको ये भी याद ना रहता हो कि कल उसने क्या किया था, ये बहुत मुश्किल काम है। It's a long time no see. I know. Because, yeah, it's nice to see him. आजकल मोस्टली पेट्रिशिया एक्टिव रहती है, बाकी पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, मगर अब वो पीसफुली को एग्जिस्ट कर रही हैं। आर्ट, थेरेपी और रूटीन ने उसकी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में डाला है। किम की ज़िंदगी अब भी मुश्किल है, लेकिन पहले से ज़्यादा सेफ और मीनिंगफुल भी। किम की कहानी से मुतासिर होकर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च की गई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं और इवन ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए हैं। अक्सर लोग जिनको DID होता है वो कभी इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें खदशा होता है कि लोग उनसे डरेंगे या दूर हो जाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे और शायद जिन भूतों की बातें भी उनसे जोड़ेंगे। मगर किम ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने अपनी तकलीफ़, अपना ट्रॉमा और अपना सच अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए दुनिया के सामने रख दिया, ताकि वो उसको समझ सकें कि सर्वाइवल असल में दिखता कैसा है। I do get frightened that, I might disappear and never come back and never be around.